नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दयालबाग विश्वविद्यालय में टेक्निकल कॉलेज के अंदर किस तरह से पढ़ाई होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, एडमिशन कैसे होता है, इस मुद्दे पर वहाँ के प्रिंसिपल साहब से हमारी बातचीत हुई और ये बातचीत हमने रिकॉर्ड की। सुरेखा यादव जी जो हमारे चैनल की हेड हैं, उन्होंने इंटरव्यू लिया उनका, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इंटरनली डीआई में टेक्निकल जो पढ़ाई होती है वो किस तरह होती है। अब मैं चलता हूँ सुरेखा यादव जी के पास, वो बताएंगी पूरी बात और उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू भी हम प्रसारित करेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हमें जो हम वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं ये अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना। चलते हैं सुरेखा यादव जी के पास। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। हम लोग समय समय पे कई बार डीआई के कार्यक्रमों को जनता को दिखा चुके हैं कि डीआई का पढ़ाने का तरीका क्या है, डीआई में किस टाइप की पढ़ाई होती है, किस टाइप के कोर्सेज होते हैं। ये जो है ज़्यादातर शिक्षा जो है रोज़गार परक होती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिले और वो भविष्य में अपना आगे बढ़ सकें। आज हम जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहे हैं वो है टेक्निकल कॉलेज। टेक्निकल कॉलेज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जी। ये जो बिल्डिंग, जो टेक्निकल कॉलेज की शुरुआत हुई ये 1930 से हुई थी। अच्छा। और 1930 में जो है ये कॉलेज बन गया था। ये डिप्लोमा है और एफिलेटेड था ये जो है कानपुर आईआईटी से। अच्छा। इसको जो है यहीं से टीचर नियुक्त होते थे और ये डिप्लोमा यहीं से प्राप्त होता था पहले बच्चों को। जी जी जी। अब इसी टेक्निकल ने अपने आप को और आगे बढ़ा लिया है और प्रोग्रेसिव हो चुका है ये। इसमें मेन कारण तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को रोज़गार मिल सके, बहुत सारी कंपनियों से जुड़ाव रहता है, कंपनियां यहाँ आती हैं, बच्चों को रोज़गार देती हैं। और इसका तरीका क्या है, इसके बारे में मेरी टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल मल्होत्रा जी से बात हुई। मल्होत्रा साहब ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई कि अगर कोई बच्चे यहाँ पे 10वीं या 12वीं पढ़ने के बाद आते हैं और ये टेक्निकल 3 साल का जो है डिप्लोमा कोर्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ऑटो है। ऑटो को बहुत से कॉलेजेस नहीं लेते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तो बहुत सारे कॉलेजों में टेक्निकल होता है, ऑटो कम है, या बीटेक भी होता है इसमें, लेकिन ऑटो को कम जो है कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां जो है कर पा रही हैं, बहुत कम है। यूपी में तो बहुत ही कम है कराते हैं जी। तो ये इतना पुराना कॉलेज है और तब से रोजगार परक शिक्षा जो है इस टेक्निकल कॉलेज में दी जा रही है। बाकी डिटेल जो है आपको मल्होत्रा साहब से मेरे इंटरव्यू में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्लस मैं इसके साथ ही आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि पूरा टेक्निकल कॉलेज, उसकी सारी जितनी भी जहाँ पे मशीनरी लगी है, वर्कशॉप हैं, ये चीज़ें हम धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे वीडियोस दिखाएंगे, जिसको देखने के बाद में आपको पता लगेगा कि वाकई में डीआई जो है यूनिवर्सिटी का टेक्निकल कॉलेज किस तरह से लोगों को शिक्षा देता है और उसका कितना लाभ होता है। अब आप मेरा इस वीडियो को देखिए और हमें बताइए भी कि आपको कितना अच्छा लगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि बनाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सुरेखा जी। हाँ, आप सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप टेक्निकल कॉलेज में किस पोस्ट पे हैं, क्या है? मेरा नाम विजय प्रकाश मल्होत्रा है। मैं यहाँ पे प्रिंसिपल की पोस्ट पर हूँ टेक्निकल कॉलेज दयालबाग में। आज हम लोग यहाँ पे इनवाइट किए गए थे, एक वो चल रही है वर्कशॉप जो है, उसके लिए हम आए थे। तो आपको नॉलेज है कि ये किस टाइप की वर्कशॉप और कैसे आप
बराबर इस तरह के करते रहते हैं, वो भी थोड़ा सा बताइए। नॉलेज बिल्कुल है, मतलब मैं अपनी ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ इसको ऑर्गेनाइज़ किया हमने। जी। तो आपने जैसे देखा होगा, इसका नाम हमने रखा है कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप फॉर इंडस्ट्री 4.0 रेडीनेस। जी। एक्चुअली होता ये है कि जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सिर्फ हमारा नहीं, जो एकेडेमिया है, मतलब जो इंस्टीट्यूशन है जो पढ़ाई कराता है स्टूडेंट्स को, तो हम उसमें थियोरी प्रैक्टिकल ये सारी चीज़ें करवाते हैं, लेकिन वो सफिशेंट नहीं होता इंडस्ट्री में स्टूडेंट को तैयार करने के लिए कि वो जाकर वहाँ पे ढंग से उनके हिसाब से काम कर पाए। बहुत ज़्यादा गैप होता है जी। इस गैप को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। तो ये उसी तरफ का एक प्रयास है वर्कशॉप जो है। जी, इस वर्कशॉप सिंपल भाषा में कहें कि किताब और प्रैक्टिकल। जी 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 हाँ, मतलब प्रैक्टिकल हम भी कराते हैं कॉलेज में, लेकिन लैब में जो कराते हैं वो और जो फील्ड में ज़रूरत है इंडस्ट्री में, उसमें काफ़ी अंतर होता है। यहाँ पर लड़का सिर्फ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ एक बेसिक ज्ञान पा पाता है इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का, भाषा का, वो सारी चीज़ें। तो इस प्रयास से हम ये कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री के में एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड्स में, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं या ऊंचे ओहदों पर हैं, तो उनको हमने इनवाइट किया है। और मालिक की दया से बहुत अच्छे हमारे 8 स्पीकर्स राज़ी हो गए, जो कि मतलब मैं आपको बताऊं, एक वियतनाम से हैं, एक सिंगापुर से हैं, 2 अमेरिका से हैं, और इंडिया में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चीफ साइंटिस्ट हैं मिस्टर राजेश सिन्हा, वो भी आए हुए हैं। MSME से आए हुए हैं उनके डिप्टी डायरेक्टर, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से भी हमने इनवाइट किया है। MSME और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाले तो ये बताएंगे कि भाई अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आप अगर अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई अपनी फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो सरकार आपको क्या मदद देगी जी। और पैसों से, जो कुछ सरकार के अपने रूल्स हैं यूथ को आगे बढ़ाने के लिए अपना, क्योंकि आजकल आप देखिए सरकार स्किलिंग पे और स्टार्टअप पे बहुत ज़ोर दे रही है। और बाकी 6 हमारे वो टेक्निकल टॉक्स हैं, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और स्मार्ट फैक्ट्रीज़, इनके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये बैंक इसलिए बुलाया गया है कि जैसे मान लो कोई बच्चा स्टार्टअप करना चाहता जी है, जी 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 वो अपनी स्कीम्स बताएंगी, MSME अपनी स्कीम्स बताएगा कि हम आपको क्या मदद कर सकते हैं स्टार्टअप शुरू करने में, मतलब सेटअप करने में। तो ये 2 उस तरीके से नहीं, जिस तरह से अभी ये गाइड कर रहे हैं ये वर्कशॉप में जितने लोग अच्छी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, जैसा मैंने ब्रोशर में पढ़ा है, बहुत बढ़िया कंपनी। तो क्या ये लोग भी आगे चल के ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अपनी कंपनी में हायर करने में सहयोग करते हैं ये लोग? नहीं, बिल्कुल करते हैं। देखिए, अब जो अमेरिका, वियतनाम या सिंगापुर में है, चांस की बात है कोई स्टूडेंट वहाँ भी चला जाए, वो अलग है, लेकिन अदरवाइज़ हमारा कॉलेज जो है वो 98 साल पुराना है। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और मालिक की दया से हमारे बहुत ही उच्च पदों पर यहाँ से निकले हुए, एंड पूरे DI के, सिर्फ हमारे कॉलेज के नहीं, DI के एल्यूमनाई जो है बहुत ऊंची पदों पर है, और वो हमारी प्लेसमेंट में, ट्रेनिंग में खूब मदद करता है। क्योंकि मेन चीज़ यही है, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद में जो बच्चों का भटकाव होता है वो जॉब के रिगार्डिंग ही होता है, देखने में आता है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। कोई अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये लोग सहयोग करते हैं, तो इससे बेहतर बात मैं समझती हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं होगी, जैसा कि DI के लिए नहीं, है। जैसे अभी आपने बताया ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ जी। बहुत ज़्यादा डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमारा करीब 400 स्टूडेंट होगा फाइनल ईयर में। आधे से ज़्यादा प्लेस हो चुके हैं और बहुत अच्छी कंपनीज में। मतलब 3rd ईयर में ही स्टार्टिंग हो जाती है? अभी देखिए, अभी तो 2-3 महीने हैं हमारा सेशन ख़त्म होने में, और अभी से ही करीब आधे से ज़्यादा 50% से ज़्यादा 200-250 स्टूडेंट्स प्लेस हो चुका है, और अभी तो और कंपनीज लाइंड अप हैं। और हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट होता है वो 15,000 से लेके, एक स्लम्बर्जर कंपनी है जिसका पेमेंट सबसे ज़्यादा होता है, ऑफिस के लिए वो 50,000 तक का पैकेज दे रही है डिप्लोमा होल्डर को।
वो तेल ऑयल रिग वाली ऑयल कंपनी वाली, है, तो अगर वो रिग पे लेके जाती तो वो तो पैसा और ज़्यादा होता है। अभी 6 लड़कियां हमारी पिछले साल हुई हैं स्लम्बर्जर में, पुणे में ऑफिस में, 50,000 का उनको मतलब 50,000 पर मंथ, 6 लाख का पैकेज उनको ऑफ़र किया उसने। अच्छा, टेक्निकल में लड़कियां भी भाग? जी जी, लड़कियां हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे डिप्लोमा ऑटोमोबाइल है, वोकेशनल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वोकेशनल IT, इनमें गर्ल्स भी हैं। गर्ल्स की शुरुआत कब से करी आपने गर्ल्स के लिए? पहले तो शायद नहीं होता था। हाँ, पहले नहीं था, ये 2005 से शुरू हुआ। 2005 से शुरुआत हो गया, लगभग मतलब 20 साल तो हो गए। जी जी। गर्ल्स स्टूडेंट हैं इस समय? देखिए, कुल मिला के इंजीनियरिंग में जो है करीब 105-110 के आसपास हैं, और बाकी कुछ हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे वो हमको BCD ग्रुप कहते हैं, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D, जिसको पॉलीटेक्निक कहते हैं, तो उसमें मिला के करीब 80 गर्ल्स हैं। लड़कियां? जी जी। नहीं, बस और कुछ खास बताना तो बताइए। हमारे तो यही थे कि बच्चों का भविष्य जो है कितना टेक्निकल के बाद में सेफ सिक्योर रहता है, जिससे कि आगे चल के और बच्चे भी इसमें एडमिशन लें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हैं जी, जो मेरी नॉलेज में कभी पिछले सालों में आए हैं। मैं यहाँ पे 18 से एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, तो कुछ एक बार ऐसा भी केसेस नज़र में आए कि लड़के का इंजीनियरिंग में तो एडमिशन हो गया, टेक्निकल में नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ PCM के बेसिस पे एंड प्लस वो जो आपका AIEEE का या वो JEE का एग्ज़ाम होता है, उसके कुछ मार्क्स जोड़ते हैं, उस पर होता है। यहाँ हमारा रिटन टेस्ट होता है, तो इसको वो नहीं क्वालिफाई कर पाया, लेकिन वहाँ पे उसके PCM में ज़्यादा आ गए थे, तो वहाँ एडमिशन हो गया। तो आपकी प्रोसीडिंग क्या है? रिटन और उसके बाद में इंटरव्यू, उसके बाद में आप जो है मेरिट के हिसाब से करते हैं? हम उसमें ऐसा है कि 10वीं 12वीं जिसमें भी ज़्यादा हो तो उसका 20% लेते हैं मेरिट बनाने के लिए, और रिटन के 60 नंबर होते हैं। बाकी 20 नंबर में से 8 नंबर होते हैं इसके इंटरव्यू के, जिसमें पर्सनैलिटी और बातचीत करना वो सब देखा जाता है, और 12 नंबर होते हैं सर्टिफिकेट्स के। उसने NCC ABC सर्टिफिकेट किया हुआ है, NSS किया हुआ है, किसी NGO में काम किया हुआ है, सेवा की हुई है, ब्लड डोनेशन किया हुआ है, स्टेट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, अगर उसने कोई किसी गेम स्पोर्ट्स में कोई टीम में रहा है, या तो उसके मार्क्स होते हैं। उसी तरह से आप जो है मेरिट को जो है लेते हैं। हाँ, इन सब का मिलके फिर फाइनल मेरिट बनती है। मैंने अभी आपका वर्कशॉप शूट किया 2-4 मिनट का, उसके बारे में बताइए थोड़ी, कौन कौन सी मशीनें हैं वहाँ जो? मैं अभी था नहीं आपके साथ में, मुझे पता नहीं आप कौन से वर्कशॉप में गए हैं। ये फर्स्ट कॉर्नर पे हाँ, नहीं, मशीन शॉप में हमारे पास बाकी जो कन्वेंशनल मशीन्स हैं वो तो हैं ही, जैसे लेथ मशीन है, शेपर है, और उसके अलावा हमारा एक CNC भी है, CNC मशीन भी है, जिस पे स्टूडेंट्स को हम ट्रेनिंग देते हैं, और अभी बात चल रही है एक रोबोट लेने की। तो कोशिश यही है कि जो आजकल की रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, हम उसी के अनुसार इनकी ट्रेनिंग यहाँ पे कराएं। इसका प्रयास है। जी जी। क्योंकि देखिए, आपके यहाँ अगर हाई स्कूल करके बच्चा कोई टेक्निकल करता है, उसकी 18 साल की उम्र होती है। 18 भी नहीं हो पाती कई बार वो, हाँ, जल्दी कर लेता तो वो नौकरी इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो 18 का पूरा नहीं हुआ होता। 18 के बाद, या वो कहते जब हो जाओ, हमने तुम्हें चयन कर लिया, जब 18 हो जाएगा तब। अच्छा, उसके बाद भी मान लीजिए कोई बच्चा ऐसी एजुकेशन करना चाहता है जिसकी मान लीजिए 18 के बाद जॉब तो लग गई, लेकिन सैलरी उस लेवल की नहीं है कि वो बहुत अच्छी तरह से सरवाइव करे, तो उसके बाद भी आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था है ऑनलाइन कि बच्चा कुछ और भी पढ़ाई करके आगे प्रोग्रेस कर सके? जी, ऐसा है। हमारे एक तो लैटरल एंट्री स्कीम है हमारे यहाँ पर, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट डिप्लोमा करके डिग्री लेवल प्रोग्राम में हमारे यहीं पर जा सकता है। उसके अलावा हमने ये किया हुआ है कि जो ये सरकार की तरफ से, और हमने भी इसको पास कर दिया अपने गवर्निंग बॉडी में, एकेडमिक काउंसिल में, कि जो लड़का डिप्लोमा कर लेता है उसको हम इंटर के समकक्ष मान लेते हैं। 10वीं करके डिप्लोमा किया तो इंटर के समकक्ष हो गया। अब उसके बाद वो BCom, BBM, कोई भी प्रोग्राम में, BSc में अपना दाखिला ले सकते हैं, ग्रेजुएशन करने के। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि बजाय वो BA, BCom, BSc वगैरह करने के मुकाबले अगर वो डिप्लोमा करता है ना, तो उसकी नौकरी ज़्यादा अच्छी लगती है। नहीं, हम इस चीज़ को, आपकी बात को समझ रहे हैं,
लेकिन एक लेवल पे जाके जब बच्चे उस पे पहुंचते हैं, उनको लगता है जॉब है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है उतनी। उसके साथ का ही कोई स्टूडेंट बाकी के कंप्लीट करके पढ़ाई और तब करता है, तो उसकी प्रोग्रेस जो है, ग्रेजुएशन को मेरा मतलब है ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे वो हमारा ये इसका एक है IEEE का है एक कोर्स है, एक हमारा ये इसका AMI का है, तो स्टूडेंट जॉब के साथ साथ वो भी कर सकते हैं। जी। पार्ट टाइम बीटेक भी है हमारे यहाँ पे, तो स्टूडेंट वो भी कर सकता है। नौकरी के साथ साथ वो सुबह क्लासेस होती हैं 7 से 10 के बीच में, तो नहीं वो फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई करता है। जो मैंने लैटरल बताया वो तो फुल टाइम कोर्स के लिए है, तो उसमें 10वीं करके आया है वो पूरा डिप्लोमा करने के बाद, और जो इंटर करके आता है वो सेकेंड ईयर के बाद उनका कंपटीशन होता है, उनका मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, उसके बाद फिर एक जनरल होता है, इंटरव्यू होता है, और फिर उनकी कुछ सीट्स हैं, करीब 30 सीट्स होती हैं, तो वो यहाँ से स्टूडेंट बीटेक कर लेते हैं। भी इंजीनियर, वो एक ही बात है जी। नहीं, पार्ट टाइम में ये है कि जो स्टूडेंट कहीं पे अब डिप्लोमा करके नौकरी कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लूँ, तो मैंने बीटेक में कर चुका था, मैंने पार्ट टाइम एमटेक करी यहाँ से, मैं उस वक्त नौकरी में था यहाँ पे। हाँ, मतलब ये तो 91 से शुरू हो गई थी एमटेक। बीटेक पार्ट टाइम बाद में शुरू हुई है। यहाँ टोरेंट के कई टोरेंट पावर लिमिटेड जो आगरा में है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, तो उसके कई एम्प्लॉयज़ हैं जो यहाँ सुबह आते हैं, पार्ट टाइम बीटेक करते हैं 7 से 10 के बीच में, और फिर जाके अपने 10 से 5 की नौकरी करते हैं वो। इलेक्ट्रिक तो उनका उसका जो है साइड से इलेक्ट्रिक वाले या वो इलेक्ट्रिकल नहीं, अभी पार्ट टाइम बीटेक इलेक्ट्रिकल में है। हमारे यहाँ से एक लड़का था, वो इसमें अब आजकल मेराक में है, पहले वो KTL में था, तो वो मैकेनिक था, उसने हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्स किया, आज वो मैनेजर लगा हुआ है वहाँ पे मेराक व्हीकल्स में। तो आदमी जब अपनी पढ़ाई पूरी, देखिए उसका स्किल लेवल तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आज की डेट में इंडिया में अब चेंज हो रहा है, इंडिया में कम से कम अभी भी ये है कि भाई आपका डिप्लोमा या डिग्री या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी हम आपको पढ़ा लिखा मानेंगे। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो आपके यहाँ डिप्लोमा उसमें होता है ऑटो में, जी, ऑटो के लिए शायद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियाँ और सपोर्ट नहीं करती हैं, आप जालबाग तो करता है, तो इसके बाद क्योंकि प्रैक्टिकली इतना बच्चे जो है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है कहीं जॉब करने के लिए, तो इसमें कुछ चेंजिंग किए हैं या वो पुराने टाइम का ही ऑटो का सारी की सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं? नहीं, एक सवाल हो रहा है मेरा साथ क्या ऑटो में भी पार्ट टाइम डिप्लोमा किया जा सकता है? देखिए, किया जा सकता है, अभी नहीं हो रहा है, किया जा सकता है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, आगे हम देखेंगे कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो एक बार सोचा जा सकता है। मैं इन मैडम की सवाल का जवाब दे दूं। देखिए, हमारा जो ऑटो आज से कुछ साल पहले था, उसमें और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। हमने जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमारा टीचिंग होनी चाहिए, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से, इंडिया यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड से और TVS मोटर से, इनसे MOUs करे हमने। और अगर आप समय हो तो मैं चल के दिखाऊं, ऑटोमोबाइल का हमारा बहुत ही बढ़िया वर्कशॉप है। मैं नहीं समझता कि यूपी में इतना बढ़िया सेटअप कहीं पर भी होगा, खास तौर से डिप्लोमा लेवल पे। चलिए फिर वहीं और हाँ जी, और उसके अलावा हमने अपने कोर्सेज भी अभी उनको अपग्रेड किया है। तो जैसे पिछले बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हमने इसमें जो आजकल वो इलेक्ट्रिक कार्स और ये सब तो बहुत पहले हम डाल चुके थे। अब आजकल जो कनेक्टेड कार्स हैं, जो हम देख रहे हैं ऑटोमेटेड कार्स हैं, मतलब वो बिना ड्राइवर के चलने वाली कार्स, वो भी हमने अपने कोर्स में उसको डाला है, वो भी आप करा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ के लिए। वर्कशॉप और देख लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सुरेखा जी ने मल्होत्रा साहब से काफ़ी देर तक बात की और वो सारी चीज़ें हमने रिकॉर्डिंग की और वो आपके सामने रखी। आपको ये इंटरव्यू और ख़ास तौर पर DI का जो टेक्निकल कॉलेज है उसके बारे में क्या समझ में आया, आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी कमेंट ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कमेंट किया और बताया कि ये जो बातचीत है वो आपको कहाँ तक अच्छी लगती है। तो खैर, अब मैं इस वीडियो को तो यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन और एक जानकारी दे दूँ कि अगला वीडियो हम फिर एक और यहीं टेक्निकल कॉलेज से आपके सामने पेश करेंगे। उसका पार्ट नंबर होगा 2 और फिर सुरेखा यादव जी हमारे साथ होंगी, तब हम आपके सामने आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।